तो देखो पांचवा पोस्टुलेट बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से समझना, बहुत आसान है, यूं ही समझ में आएगा। ठीक है, तुमने देखा होगा कि जब भी हम किसी कंपाउंड की बात करते हैं, जब भी हम किसी कंपाउंड की बात करते हैं, सपोज मैंने कंपाउंड का नाम ले लिया, बहुत फैमिलियर कंपाउंड है, सभी को मालूम है, H2O। किसका सिंबल होता है ये हमारा? वाटर का। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वाटर का सिंबल होता है हमारा H2O। एक एग्जांपल और लेता हूं, एक और ले लिया CO2, ये भी काफी फैमिलियर है, ये भी सभी को मालूम है, ये होती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब हम ये देख रहे हैं कि ये जो दो कंपाउंड मैंने लिखे हैं, ये जो दो कंपाउंड मैंने यहाँ पर लिखकर बताए हैं, इन दोनों कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एटम शामिल हैं? इन दो कंपाउंड्स के अंदर कौन कौन से दो एटम शामिल हैं? देखो बोर्ड पर, ऊपर वाले कंपाउंड में दो तरह के एटम शामिल है, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का। नीचे वाले कंपाउंड में भी दो तरह के एटम शामिल है, कार्बन और ऑक्सीजन। अगर मैं तुमसे कहूं तुम्हें वाटर बनाना है, तो बताओ वाटर बनाने के लिए, वाटर तैयार करने के लिए तुम्हें दो गैसों को मिक्स करवाना पड़ेगा, एक तो हाइड्रोजन गैस को और एक ऑक्सीजन गैस को। क्या इसके अलावा कुछ और बना सकते हो? मुझे बताओ, अगर तुम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिला दोगे तो क्या ये वाटर बनेगा? नहीं। वाटर अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है तो उसी से ही बनेगा और किसी से नहीं बन सकता। ये डाल्टन का पांचवा पोस्टुलेट था कि यदि किसी कंपाउंड को बनाना है तो तुम उसको उसी एटम से बना सकते हो जिससे वो बनता है, किसी और से नहीं बना सकते हो। अगर मैं तुमसे कहूं कि कार्बन डाइऑक्साइड बनानी है तो कार्बन और ऑक्सीजन से ही बनेगी, किसी और दो गैसेस से नहीं बन सकती है। ठीक है, या किसी और दो एलिमेंट से नहीं बनने वाली। ठीक है, तो ये उसका पांचवा पोस्टुलेट है कि एलिमेंट हमेशा कैसा होता है? फिक्स्ड। कोई सा भी एलिमेंट किसी भी कंपाउंड के अंदर फिक्स होता है, कभी भी बदलता नहीं है। वाटर के अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन हमेशा फिक्स है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही रहेगी, उसके अलावा कोई और गैस नहीं हो सकती है। ठीक है, तो पांचवा पोस्टुलेट लिखो, द नंबर एंड काइंड्स of atoms, the number and kinds of atoms in a given compound, the number and kinds of atoms in a given compound, in a given compound is always fixed, is always fixed. The number and kinds of atoms in a given compound is always fixed. मतलब कितने एटम है और कौन से एटम है, नंबर और काइंड, ये दोनों ही किसी भी कंपाउंड के अंदर फिक्स होते हैं। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। एक लास्ट पोस्टुलेट लिख लो, तो मैं याद होगा मैंने एक लॉ पढ़ाया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है। किसी भी बॉडी का, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास, किसी भी केमिकल रिएक्शन का मास जितना होता है उतना ही रहता है, ना तो तुम उसको बढ़ा सकते हो ना ही तुम उसको कम कर सकते हो, वो जितना है उतना ही रहेगा। ठीक है, बॉडी का जितना मास होता है उतना ही हमेशा रहता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसका जो छठा पोस्टुलेट है डाल्टन का जो छठा पोस्टुलेट है वो इसी लॉ पर बेस्ड है। बस फर्क इतना है, मास की बात नहीं करनी है, बात करनी है एटम की। किसकी बात करनी है? एटम की,
कि एटम को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एटम को ना तो हम बर्बाद कर सकते हैं ना ही एटम को हम बना सकते हैं। ठीक है, तो छठा और लास्ट पोस्टुलेट लिख लो इसका। एन एटम, बोर्ड पे देखो लिखा हुआ है, एन एटम कैन नाइदर बी क्रिएट, एन एटम कैन नाइदर बी create, neither be create nor destroyed, neither be create nor destroyed। मतलब ना तो हम उसको क्रिएट कर पाएंगे ना ही हम उस एटम को डिस्ट्रॉय कर पाएंगे, वो जितना है उतना ही रहेगा। ना तो तुम उसे क्रिएट कर सकते हो ना ही तुम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो। किसी भी एटम को ना तो हम खत्म कर सकते हैं ना ही बना सकते हैं। और यही लोग हमें देखने को मिलता है कंजर्वेशन ऑफ मास में। मास को भी हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो जितना है उतना ही रहता है हमेशा। ठीक है, एन एटम कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो ये इसका लास्ट पोस्टुलेट था। तो इसके 6 पोस्टुलेट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट हेडिंग डाल दो चैप्टर का, एटम। वैसे तो तुम्हें ये समझ में आ ही गया होगा, मैंने पहले ही बता दिया था कि किसी भी मैटर को जब हम लगातार ब्रेक करते रहते हैं तो सबसे पहले जो छोटे टुकड़े बन जाते हैं उनको बोला जाता है मॉलिक्यूल्स। लेकिन तुम अगर और ब्रेक करते रहो, तोड़ते रहो तो इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स हो जाएंगे कि तुम उनको और भी ज्यादा नहीं तोड़ सकते हो। मतलब इतने छोटे पार्टिकल जिनको तुम तोड़ ही नहीं सकते, अब इतने छोटे हैं। ठीक है, इस छोटे से पार्टिकल को क्या बोला जाता है? एटम्स। तो एटम की डेफिनेशन तुम्हें पहले से मालूम है कि ये सबसे छोटी यूनिट होती है। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। समझ रहे हो ना? तो सबसे पहले तो इसकी लिखनी है तुम्हें फर्स्ट पॉइंट में डेफिनेशन। तो डेफिनेशन नोट करो इसकी। ठीक है, atom is the smallest particle, atom is the smallest, बोर्ड पे लिखा है smallest particle, atom is the smallest particle which may or may not be, which may or may not be exist। पहले से नोट करो, अभी बताता हूं उसका मतलब। which may or may not be exist freely, which may or may not be exist freely। atom is the smallest particle, atom is the smallest particle which may or may not be, which may or may not be exist freely। अब देखो, एटम सबसे छोटा पार्टिकल होता है। किसी भी सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्टिकल क्या होता है? एटम होता है। ठीक है, लेकिन आगे लिखा हुआ है कि ये एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है फ्रीली। मैं इसका एग्जांपल देता हूं। कहने का मतलब ये कि एटम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मुझे बताओ, अगर मैं ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं O2, ये एटॉमिक फॉर्म में नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। क्योंकि देखो, इस समय ऑक्सीजन के ये जो नीचे लिखा हुआ होता है ना, ये होते हैं एटम्स। इस समय ऑक्सीजन के कितने एटम है? 2। अगर मैं तुमसे कह रहा हूं S8, तो देखो सल्फर के कितने एटम है? 8। O3, इस समय ऑक्सीजन के कितने एटम चिपके हुए हैं? 3।
H2। इस समय हाइड्रोजन के कितने एटम एक साथ लगे हुए हैं? 2। O। इस समय ऑक्सीजन का सिर्फ कितना एटम है? 1 एटम। तो ध्यान रखना इन सब में से एटम सच में बोला किसको जाएगा? एटम बोला जाएगा सिर्फ इसको। ये था एटम, इनमें से कोई सा भी एटम नहीं है जो नीचे लिखे। अब कैसे नहीं वो मैं बताता हूं। तो मुझे पहले इतना बताओ, एटम को इकट्ठा करके क्या बनता है? मॉलिक्यूल ना। एटम्स को इकट्ठा करके क्या तैयार किया जाता है? मॉलिक्यूल तैयार किया जाता है। तो मुझे बताओ इस चीज के अंदर ऑक्सीजन के कितने एटम थे? 3 एटम थे। मतलब तुमने 3 एटम को इकट्ठा किया हुआ है। 3 एटम को क्या किया हुआ है? इकट्ठा किया हुआ है। तो इसको एटम बोलेंगे या मॉलिक्यूल बोलेंगे? इसको मॉलिक्यूल बोलना ज्यादा ठीक रहेगा। एटम नहीं कह सकते तुम इसको क्या बोलोगे? मॉलिक्यूल। क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन का 1 एटम नहीं है, 3 एटम है। मतलब एक से तो ज्यादा हो ही गए। इसका मतलब ये हुआ कि तुमने एटम को क्या कर दिया है? इकट्ठा कर दिया है। और एटम को इकट्ठा करने पर एटम नहीं रहता, क्या बन जाता है? मॉलिक्यूल। ये बताओ मुझे, क्या ये सल्फर का एटम है या ये मॉलिक्यूल है? देखो सल्फर के पूरे कितने एटम कनेक्ट कर रखे हैं हमने? 8 एटम इकट्ठे कर रखे हैं और यह मॉलिक्यूल तैयार हो गया। इस समय ये क्या बना हुआ है? मॉलिक्यूल। तो ये एटम नहीं है। क्या ये एटम है? ये भी एटम नहीं है। तो कुल मिलाकर एटम तभी होता है जब सिंगल होता है। एक से ज्यादा आते ही वो क्या बन जाते हैं? मॉलिक्यूल्स। अब मुझे बताना सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। बताओ क्या ये तीनों एटम हैं या ये भी मॉलिक्यूल है? ये तो एटम है। सोडियम के आगे देखो कुछ नहीं है, एक। तो एक एटम है तो एटम है। पोटेशियम भी एक ही है, लिथियम भी एक है। तो ये तीनों के तीनों एटम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो ऐसे थे जो फ्रीली एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। क्या ये फ्रीली एग्जिस्ट कर पा रहे? नहीं। फ्रीली एग्जिस्ट, तो ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। ये इस समय मॉलिक्यूलर की फॉर्म में है। तुम देख सकते हो 3-3 एटम एक साथ है, फ्रीली कहां हुए? ये चिपके हुए एक दूसरे के साथ। फ्रीली का मतलब है अकेले। ठीक है, ये भी अकेला नहीं है, ग्रुप के साथ आया है पूरे। ठीक है, तो अब तुम समझ गए होंगे कि फ्रीली एग्जिस्ट का मतलब होता क्या है। अब नोट के अंदर लिखना भाई फर्स्ट पॉइंट। पहले फर्स्ट पॉइंट में तुमने डेफिनेशन लिखी, उसके बाद नोट में लिखो फर्स्ट पॉइंट। तो नोट में फर्स्ट पॉइंट लिखो। कई बार पूछा जाता है कि एटम्स क्या इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें देख भी नहीं सकते? सच है ये, वो इतने छोटे होते हैं कि उनको हम खुली आंखों से देख भी नहीं सकते हैं, बल्कि हम उसको सिंपल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। सिंपल माइक्रोस्कोप से भी एटम्स को नहीं देखा जा सकता है, वो इतने छोटे होते हैं। अगर हम उसको देख सकते हैं तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, वो भी बहुत एडवांस में होना चाहिए। नॉर्मल माइक्रोस्कोप से तुम एटम को देख नहीं सकते हो। अगर तुम्हें एटम्स को देखना है तो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना होगा, तब जाके तुम एटम को देख सकते हो। अदरवाइज तो एटम को नहीं देख पाओगे। तो नोट के अंदर फर्स्ट पॉइंट में यही लिखना है, लिखो एटम्स आर वेरी स्मॉल। एटम्स आर very small in size. Atoms are very small in size. मतलब वो साइज में बहुत छोटे होते हैं। Atoms are very small in size. We cannot see. We cannot see under a simple microscope. We cannot see under a
we cannot see under a simple microscope. Cannot see under a simple microscope. हम सिंपल माइक्रोस्कोप में नहीं देख सकते हैं. We cannot see under a simple microscope. वो इतने छोटे होते हैं. ठीक है, तुम यकीन नहीं करोगे कितने छोटे होते हैं. अब मैं तुम्हारे सामने एक एग्जांपल देता हूं, तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कितने छोटे होते हैं. तुम्हें मालूम है, दुनिया का कोई सा भी एटम ले लो, कोई सा भी एटम, सबसे छोटी यूनिट, कोई सा भी एटम ले लो, लाखों एटम्स को एक के ऊपर एक रखो, लाखों एटम्स को, मिलियन एटम्स, लाखों एटम्स को एक के ऊपर एक रखोगे ना, तब भी पता है सिर्फ कितनी मोटाई बनेगी. ये जो एक कागज होता है रजिस्टर का, एक पेज, सिर्फ इतनी मोटाई ही बन पाएगी, और उतनी भी नहीं बनेगी, बल्कि वो भी तब बनेगी जब तुम लाखों एटम्स को एक के ऊपर एक रख दोगे, तब जाके इतनी मोटाई बनेगी, लाखों एटम्स को मिलाने के बाद. अब तुम अंदाजा लगा सकते हो कि एक अकेला एटम कितना छोटा होता होगा. अभी तक तुम सोच रहे होंगे कि कुछ छोटा ही है, थोड़ा बहुत. ठीक है, अब तुम अंदाजा लगा सकते हो कि कितना छोटा है एटम. लाखों एटम्स को जब एक के ऊपर एक रख दोगे, तब जाके तुम्हें कितनी मोटाई दिखाई देगी, एक कागज की जितनी, एक कागज की जितनी मोटाई होती है उतनी मोटाई दिखाई देगी. ठीक है, लाखों एटम्स के बाद इतने छोटे होते हैं. तो ये बात सेकंड पॉइंट में लिख लो. लिखो, इफ मिलियन एटम्स if million atoms are set above other. इसका मतलब है एक के ऊपर एक रखना. इसका मतलब होता है एक के ऊपर एक सेट करके रखना. ठीक है, आर सेट अबव द अदर, आर सेट अबव द अदर, मतलब जब हम एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं. इफ मिलियन एटम्स आर सेट, इफ मिलियन एटम्स आर सेट अबव द अदर, अबव द अदर, the thickness produced, तो कितनी मोटाई मिलती है हमें, सिर्फ एक पेज के बराबर. तो लिख लो, the thickness produced, बोर्ड पे लिखा हुआ है thickness, the thickness produced is equal to sheet of paper, is equal to शीट ऑफ पेपर. मतलब पेपर की शीट के मुकाबले इतनी थिकनेस मिल पाती है तुम्हें. ठीक है, इफ मिलियन एटम्स आर सेट अबव द अदर, द थिकनेस प्रोड्यूस्ड इक्वल टू शीट ऑफ पेपर, इक्वल टू शीट ऑफ पेपर. तो मुझे बताओ, जब इतने ज्यादा छोटे हैं कि लाखों इकट्ठे करने के बाद भी पेज की मोटाई के बराबर आ रहे, तो क्या हम सिंपल माइक्रोस्कोप से देख पाएंगे? नहीं. उसके लिए माइक्रोस्कोप होता है सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी वाला माइक्रोस्कोप. ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप में हम एटम्स को देख बिल्कुल भी नहीं सकते. अगर तुम्हें एटम्स को देखना है तो उसके लिए तुम्हें बहुत ही ज्यादा एडवांस माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, उसी की हेल्प से तुम एटम्स को देख पाओगे. तो उसका नाम क्या होता है, उस माइक्रोस्कोप का नाम क्या होता है, वो नोट नंबर 3 में लिख लो. लिखो, एटम्स कैन बी सीन ओनली, एटम्स कैन बी सीन, बोर्ड पे लिखा हुआ है सीन. एटम्स कैन बी सीन ओनली by
highly sophisticated microscope only by highly sophisticated, थोड़ी स्पेलिंग में गड़बड़ होगी, sophisticated ये बनेगी sophisticated, highly sophisticated। sophisticated का मतलब होता है एडवांस टेक्नोलॉजी वाला, बहुत महंगा तो खैर होता ही होता है, लेकिन एडवांस बहुत ही ज्यादा बड़े लेवल का माइक्रोस्कोप, ठीक है, जो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी से बना है, ठीक है, हाईली सोफिस्टिकेटेड माइक्रोस्कोप। तो इस माइक्रोस्कोप से तुम आसानी से देख सकते हो, इस माइक्रोस्कोप से देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे तुम आसानी से देख सकते हो। एटम्स कैन बी सीन ओनली बाय हाईली सोफिस्टिकेटेड माइक्रोस्कोप, हाईली सोफिस्टिकेटेड माइक्रोस्कोप। तो कहने का मतलब ये, अगर तुम्हें एटम्स को देखना है तो तुम्हें ऐसा माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करना है जो बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो। सोफिस्टिकेटेड मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी से बना हुआ, बहुत ही हाईली डेवलप्ड टेक्नोलॉजी से बनाया गया हो, ठीक है। और ऐसे ही एक माइक्रोस्कोप का नाम लिख लो, वैसे तो बहुत सारे डिस्कवर किए बनाए जा चुके हैं, ठीक है, लेकिन मैं सब तो नहीं लिखवा सकता। हाँ, एक का नाम तुम लिख लो sophisticated microscope known as sophisticated microscope, इसी के बाद लिखना है known as, नाम लिख लो, उसका नाम है known as scanning tunneling माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेना ब्रैकेट में STM, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। तो कई बार एक नंबर में पूछा गया है कि एटम्स को हम कौन से माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, उसका नाम बताइए, ठीक है, तो तुम उसका नाम लिख सकते हो स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। और ये बहुत ही ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी से बना हुआ होता है, आम टेक्नोलॉजी, महंगा भी होता है, वो तो खैर है, महंगा तो हो गई, ठीक है। तो तुम देख सकते हो कि एटम इतने छोटे हैं कि लाखों इकट्ठे करोगे तब जाके कितनी मोटाई मिलेगी, एक पेज के बराबर, वो भी मिले ना मिले, कोई गारंटी नहीं मिलेगी, हो सकता है ना भी मिले, ठीक है। हाँ, एटम की रेडियस कितनी होती है, एक छोटा सा एटम, उसकी रेडियस होती कितनी है वो लिख लो, ठीक है, 4th पॉइंट में। हाँ, ऐसे लिख लेना, एटॉमिक रेडियस इक्वल टू, एटॉमिक रेडियस का मतलब है एटम की रेडियस, एक नंबर में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो एटॉमिक रेडियस लिख लो, ये बराबर होती है 10 की पावर -9 नैनोमीटर, 10 की पावर -9 नैनोमीटर। तुम सोच रहे होंगे ये nm क्या चीज है, nm का मतलब है नैनोमीटर, जैसे हमारा सेंटीमीटर होता है, किलोमीटर होता है, उसी तरह से नैनोमीटर होता है। बस ध्यान रखना, ये सबसे छोटी यूनिट होती है, किलोमीटर से भी छोटी, सेंटीमीटर से भी छोटी, मीटर से भी छोटी, ठीक है, नैनोमीटर बहुत ही ज्यादा छोटी। तो एक एटॉमिक रेडियस मानी जाती है 10 की पावर -9, जो कि बहुत छोटी होती है, ठीक है। तो एक नंबर में बाई चांस पूछ लिया जाए कि एटम की रेडियस क्या होती है, तो तुम्हें ये ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इतना कुछ अभी, तो एटम के बाद अब हम देखते हैं सिंबल ऑफ एटम, ठीक है। तो तुम अगला एक सब हेडिंग बना दो, सिंबल ऑफ एटम। इसका मतलब होता है कि अगर हम अलग अलग एटम्स की बात कर रहे हैं तो उन एटम्स को हम किस सिंबल से दिखा सकते हैं। जैसे कि तुमने अक्सर सुना होगा कि किस तरह का फॉर्मूला बनाया जाता है। नॉर्मली जब हम उसकी बात करते हैं कार्बन की, तो कार्बन का सिंबल दिखाया जाता है C से।
कार्बन का सिंबल किससे दिखाया जाता है? सी से। लेकिन अभी जो मैं सिंबल की बात कर रहा हूं वो मैं बात करूंगा डाल्टन की। डाल्टन ने कुछ अलग ही बोला है। बोला क्या है? दिखाया है। डाल्टन ये कहता है कि किसी भी एटम का अगर सिंबल दिखाना है, किसी भी एटम का अगर सिंबल दिखाना है तो लिखकर मत बोलो सी, ड्रॉ कर कर बोलो। मतलब उसने हर एक सिंबल को किससे दिखाया है? फिगर से, ना कि लिखकर। इसने लिखकर नहीं बोला है, इसने क्या बनाई है? हर एक सिंबल की फिगर बनाई है। जैसे कि आयरन, आयरन का सिंबल इसके अनुसार होता है ये, इस तरह से। ठीक है, तो डाल्टन की डिस्कवरी थी। डाल्टन ने हर एक सिंबल को किससे दिखाया? फिगर से। बाई चांस एक या दो नंबर में बनाने को आ जाती है फिगर, वो छोटी छोटी फिगर है, 6-7 सिंबल है, तो उन्हें नोट कर लेना। पहले इसके आगे लिखो, सिंबल ऑफ एटम के ही आगे लिखना शुरू कर दो। लिखो, डाल्टन वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट, डाल्टन वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू सजेस्ट symbol. Dalton was the first scientist to suggest symbol of atoms, to suggest symbol of atoms। मतलब एटम के सिंबल को दिखाने वाला पहला बंदा था डाल्टन। टू सजेस्ट सिंबल ऑफ एटम्स, तो इसने कुछ एटम्स के दिखाए। ठीक है, तुम फटाफट से उनको ड्रॉ करते चलना। हाइड्रोजन, ये तुम्हें याद रखने किसका सिंबल क्या होता है। इनमें कोई लॉजिक नहीं है कि कैसे बन रहे, क्यों बन रहे। ठीक है, ऐसे बन रहे, बस ये ध्यान रखना है। कई बार एक नंबर में या दो नंबर में बनाने को आ जाते हैं तो तुम्हें बना देने। हाइड्रोजन का होता है ये सर्कल और बीच में एक डॉट। फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का तो और भी आसान है। ऑक्सीजन का सिर्फ सर्कल होता है। कार्बन, कार्बन में चारों ओर शेड सी कर देना, हल्की हल्की। इस तरह से शेड कर देना साइडों में। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का होता है ये। ठीक है, और कॉपर, कॉपर का होता है बीच में बना देना सी। सल्फर, सल्फर का होता है बीच में बना देना प्लस, इस तरह से। के सिंबल अब नोट करना। सल्फर के बाद अब लिखो गोल्ड। गोल्ड का भी सिंबल होता है। गोल्ड का होता है भाई, गोल्ड चमकता है तो देखो इसका सिंबल भी कुछ स्टाइलिश है। साइडों से इस तरह से लाइनिंग खींचनी है ना, ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत खींचना, और बीच में लिखना जी। जी फॉर ग्रेप्स नहीं है यहाँ पर, जी फॉर गोल्ड, जी लगा के पढ़ो इसको। ठीक है, अब लिखो मर्क्यूरी। वैसे इसको मरकरी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? मरकरी, लेकिन मर्क्यूरी भी बोलते हैं। ठीक है, और इसके अंदर भी कुछ अलग है। इसके अंदर भी भाई 4 और इस तरह से डॉट लगा देना ना, गिनने की जरूरत नहीं है, रफली लगा दो। साइडों में 5-6 डॉट लगा दो। ठीक है, अगला लिखो लेड। क्या पढ़ते हैं इसको? लेड। इसका सिंबल बड़ा आसान है, एल। एल फॉर ललित, मतलब कि मेरा नाम। आई लिखो, आयरन, लोहा, मेरी तरह मजबूत बनो लोहे की तरह, बीच में लगाओ आई। आई फॉर इटली नहीं, आई फॉर आयरन। ठीक है, अब लिखो सल्फर। सल्फर, इसका भी सिंबल बहुत आसान है, एस। प्लेटिनम, प्लेटिनम, पी। पहले ये सब नोट कर लो। नोट करते करते मेरी बातों को सुनना। देखो, अभी तो हमने कुछ सेलेक्टेड सिंबल्स पहचाने, उनको ड्रॉ कर लिया, लेकिन
एलिमेंट होते हैं 118। कितने एलिमेंट होते हैं? 118। 118 एलिमेंट को ड्रॉ करना, उनके सिंबल को याद रखना कितना मुश्किल काम है। चलो याद तो हम रख लेंगे, ड्रॉ करना है ना कितना टाइम कंज्यूमिंग काम है। और दूसरी चीज, ये सिंबल हर एक एलिमेंट के लिए पॉसिबल भी नहीं थे। तो डाल्टन का ये जो सिंबल वाला तरीका था, इसको कर दिया गया था रिजेक्ट। इसको क्या कर दिया गया था? रिजेक्ट। क्यों? क्योंकि भाई कौन याद रखेगा? ड्रॉ करने में समय लगता है, सोचने में समय लगता है, याद करने में टाइम लगता है, क्यों इतनी सिरदर्दी लेंगे। इसके बाद जो सिंबल अपनाए गए आज तक, उन सिंबल को प्रोवाइड करा था बर्जेलियस ने। किसने प्रोवाइड करा था भाई? बर्जेलियस ने। बर्जेलियस ने, देखो डाल्टन ने तो सिंबल को ड्रॉ कर करके दिखाया था, उसने अपने हिसाब से स्ट्रक्चर बना बना के दिखाए थे। लेकिन बर्जेलियस ने कहा था ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं है, बेमतलब में समय वेस्ट मत करो, मैं तुम्हें एक छोटा सिंबल बताता हूं, उसे याद रखो। क्या है वो? ये है, पहले इन्हें नोट कर लो। अब हम पढ़ेंगे डाल्टन के बाद किसके सिंबल? बर्जेलियस के। और कामयाबी किसको मिली? बर्जेलियस को ही मिली। बर्जेलियस के सिंबल आज तक इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो एक अगला डॉट बना के लिखो, बर्जेलियस। तो बहुत ही बढ़िया नाम है भाई, आर के बाद ई नहीं आएगा, है ना, बर्जेलियस है। आर के बाद कोई गैप नहीं है ना, कभी तुम भी गैप बना दो, कोई गैप नहीं आर के बाद। तो देखो बर्जेलियस ने क्या करा था, बर्जेलियस ने कोई पर्टिकुलर तरीके से सिंबल नहीं दिया। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इसने क्या करा, इसने बोला कि अगर तुम्हें किसी का सिंबल बनाना ही है तो या तो उसका शुरू का एक अल्फाबेट ले लो या फिर उसका शुरू के 2 अल्फाबेट ले लो। जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिंबल बचपन से तुम सुनते आ रहे हो, एच होता है ना, ये बर्जेलियस का ही सिंबल है। कार्बन, कार्बन का शुरू से सुनते आ रहे हो, सी होता है, ये बर्जेलियस का सिंबल है। ठीक है, और बताता हूं, इसी तरह से कॉपर, कॉपर का सुनते आ रहे हो, सी यू होता है। अब तुम कहोगे भैया सी तो समझ में आता है, कॉपर के अंदर सी आ रहा है, आपने सी तो ले लिया, यू क्यों ले लिया? यू तो इसके अंदर बिल्कुल भी ना, बिल्कुल ध्यान रखना। कॉपर का लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज में मतलब होता है क्यूप्रिक। क्या मतलब होता है? क्यूप्रिक, क्यूप्रिक। तो इसका कॉपर का नाम है ना, वहां से लिया गया है सी यू, समझ रहे हो। खैर इतना डीप में जाने की क्या जरूरत है। इसी तरह से आयरन, आयरन का सिंबल, आयरन का सिंबल होता है Fe। तुम कहोगे भैया इसमें तो दूर दूर तक F नहीं आ रहा, ना ही E आ रहा है, आपने Fe क्यों बोल दिया? तो ध्यान रखना, आयरन का ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज में नाम होता है फेरस। क्या नाम होता है? फेरस। तो इसका सिंबल वहां से लिया गया है। तो ये भी तो देखो, अब तो कितना आसान है ना, एक बार सिंबल पढ़ोगे याद हो जाएंगे। लेकिन ड्रॉ करने की तो सिरदर्दी नहीं रहेगी ना। अब तुम्हें ड्रॉ करने की टेंशन नहीं है। तो बर्जेलियस के सिंबल को ही कामयाबी मिली थी, जबकि डाल्टन के सिंबल इतने कामयाब नहीं हो पाए। तो बर्जेलियस के पहले लिखना कि बर्जेलियस ने जो सिंबल दिए थे उनका क्या मतलब था। तो पहले बर्जेलियस के आगे ही लिखो, है ना, लिखो, अकॉर्डिंग टू बर्जेलियस the representation of an element, according to the Berzelius, the representation of element according to Berzelius, the representation of an element by using, कैसे बनाया उसने सिंबल? शुरू का एक या 2 लेटर इस्तेमाल करके, है ना। देखो किसी किसी में तो इसने एक ही लेटर इस्तेमाल कर रखा है, हाइड्रोजन में H, कार्बन में C, ऑक्सीजन में O, है ना। लेकिन किसी किसी में 2 या 3। तो देखो कॉपर का Cu, आयरन का Fe, तो शुरू के एक लेटर या 2 लेटर या 2 से ज्यादा, है ना। According to Berzelius, the representation of an element by using one or two letter from the name of an element, from the name
ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, लिखो फॉर एग्जाम्पल, अब ये कुछ एग्जाम्पल नोट कर लो। लिखो फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, लिखना है स्पेलिंग ऐसे लिखना है, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन ब्रैकेट में लिखना H, है ना, ऐसे लिखने सारे। अब लिखो फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन ब्रैकेट में लिख लो H, अगला लिखो ऑक्सीजन ब्रैकेट में लिख लो O, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन ब्रैकेट में लिख लो H, ऑक्सीजन ब्रैकेट में लिख लो O, कार्बन ब्रैकेट में लिख लो C, कोबाल्ट बोर्ड पे लिखा हुआ है ब्रैकेट में लिख लो CO, इसका होता है CO, शुरू के 2 लेटर ले लिया ना, किसी में 1 लेटर यूज करा था उसने तो किसी में 2 लेटर यूज करे थे, यही था उसका सिंबल। कोबाल्ट का ले लो CO, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का तो मैं स्पेलिंग लिख देता हूं, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ब्रैकेट में लिख लो Al, क्लोरीन, क्लोरीन का लिख लो Cl, जिंक, जिंक का लिख लो Zn, है ना, क्लोरीन ब्रैकेट में लिखो Cl, जिंक ब्रैकेट में लिखो Zn, आयरन ब्रैकेट में लिखो Fe, बोर्ड पे लिखा होता मैंने पहले, है ना, Fe। अब तुम बोलोगे कि Fe क्यों, है ना, तो मैंने पहले बता दिया है आयरन का लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज में मतलब होता है फीरस, तो इसका ये सिंबल उससे बनाया गया है। आयरन का लिखो ब्रैकेट में Fe, है ना, जिसका मतलब होता है फीरस, फीरियम, है ना, लैटिन लैम, एटसेट्रा कर लेना, और भी बहुत सारे होते हैं ना, सबको थोड़ी ना पढ़ते रहेंगे, सबको थोड़ी ना पढ़ेंगे। तो तुम्हें याद होगा चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें एटम के बारे में काफी सारी नॉलेज दी थी, है ना, कि जो एटम होता है वो हर एक एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट, मतलब इतना छोटा कि उसे अब तुम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, अब और छोटा नहीं कर सकते, इतना छोटा है, इतना छोटा है, इतना छोटा है कि उसे फर्दर ब्रेक नहीं किया जा सकता है, अब तुम उसे फर्दर नहीं तोड़ सकते। अब मुझे बताओ, अगर हाइड्रोजन का तुम्हारे पास एक एटम है जो तुम्हें दिखाई भी नहीं दे रहा है, मतलब इतना छोटा है कि माइक्रोस्कोपिक है, तुम्हें किससे दिखाई देगा, आम माइक्रोस्कोप से नहीं दिखाई देगा, है ना, बहुत ही हाईली एडवांस्ड सोफिस्टिकेटेड माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब जाकर तुम्हें वो एटम दिखाई देगा। अगर मैं तुमसे कहूं उस एटम का मुझे वेट बताओ कितना है, तो तुम कहोगे भैया क्या मजाक वाली बात है, इतनी छोटी चीज का वेट, ये तो बहुत मुश्किल काम है ना, मुश्किल काम। इतने छोटे एटम का वेट निकालना बहुत मुश्किल काम है। तुम कहोगे भैया ये तो बहुत ही ना के बराबर होगा, बिल्कुल इसका वेट होता तो है, ये बात तो तुम भी मानोगे। दुनिया में कोई सी भी चीज अगर वो मैटर है तो उसका मास तो जरूर होगा, उसका मास तो जरूर होगा, है ना, मैटर हैव बोथ स्पेस एंड मास, हर वो चीज जो मैटर है उसका क्या होता है, मास। तो एटम भी किसका हिस्सा है, मैटर का ही तो है, तो एटम का भी मास होना चाहिए, लेकिन बहुत ही कम। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, हाइड्रोजन का मास होता है 1.673 10⁻⁻24 ग्राम। ये देखो माइनस पावर क्या लगी हुई है, माइनस, ध्यान रखना, जब भी किसी की भी पावर माइनस लगी हुई होती है और वो पावर जितनी बड़ी होगी उतनी ही छोटी होगी। 24 लगा हुआ है, सोचो 10 की पावर -24, मतलब अपोन में 10 आएगा और उसके अंदर कितनी जीरो आएंगी, 24 जीरो। कितना कम मास है, लेकिन है तो सही। अब तुम सोच रहे होंगे कैसे फाइंड आउट करा, है ना, हाइड्रोजन का मास कैसे निकाला आखिरकार, जो एटम हमें दिखाई भी नहीं दे रहा है उस एटम का मास कैसे निकाला होगा उस बंदे ने। तो भाई इसी बात की तो साइंस है जो हमको हैरान कर देती है। खैर निकाल तो लिया, है ना, खैर किसी भी एटम का जो मास होता है ना, देखो बोर्ड पे, किसी भी एटम का मास निकालना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन किसी भी एटम का मास निकाला तो जा सकता है ना, क्योंकि निकाले जा चुके हैं।
सब एटम के एटॉमिक मासेस निकाले जा चुके हैं, ऐसी बात नहीं है, सबके निकाले जा चुके हैं। तो उन एटम का जो मास निकल कर आता है ना, वो मास कहलाता है एटॉमिक मास। क्या कहलाता है वो मास? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्यों? क्योंकि वो एक एटम का मास है। किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास क्या कहलाता है? एटॉमिक मास। समझ रहे हो ना? किसी भी एक एटम का मास क्या कहलाता है? एटॉमिक मास। तो अब तुम्हें अगला हेडिंग डालना है चैप्टर का, लिखो एटॉमिक मास। देखो एटॉमिक मास की डेफिनेशन तो मैं तुम्हें बाद में लिखाऊंगा, पहले तो ना एक जनरल सी बात लिख लो नोट में, एक जनरल सी बात लिख लो, है ना? लिखो जो तुम्हें पहले से ही मालूम है, बहुत ही कॉमन सी बात है। लिखो एटम्स आर टू स्मॉल पार्टिकल्स। बोर्ड पे लिखा हुआ है टू स्मॉल, ये वाला टू मतलब बहुत छोटे। जो एटम होते हैं वो बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं। एटम्स आर टू स्मॉल पार्टिकल्स। एटम्स आर टू स्मॉल पार्टिकल्स सो टू डिटरमाइन, है ना? ऐसे में मास निकालना तो बड़ा मुश्किल काम है, तो लिखो सो टू डिटरमाइन। बोर्ड पे लिखा हुआ है डिटरमाइन। डिटरमाइन का मतलब होता है फाइंड आउट करना या आकलन करना या गणना करना, है ना? सो टू डिटरमाइन इंडिविजुअल मास। इंडिविजुअल का मतलब है एक एटम का, मतलब अगर तुमसे बोला जाए एक एटम का मास निकालो, तो एक एटम का मास निकालना तो भाई बड़ा मुश्किल पड़ेगा। तुम कहोगे इससे बढ़िया तो मुझे गोली मार दो। लिखो सो टू डिटरमाइन इंडिविजुअल मास इज वेरी डिफिकल्ट। सो टू डिटरमाइन इंडिविजुअल मास, so to determine individual mass is very difficult, है ना? एक एग्जांपल लिख लो, जैसे कि हाइड्रोजन। देखो हाइड्रोजन का कितना कम होता है ना? सोचो कैसे निकाला गया हो, वो तो मर आ गया हो अब तक निकालते निकालते। लिखो फॉर एग्जांपल, इसी में लिख लो एग्जांपल। लिखो फॉर एग्जांपल मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, mass of hydrogen atom is, mass of hydrogen atom is 1.673, mass of hydrogen atom is 1.673 into, ये लिखा हुआ है बोर्ड पे 1.673 into 10⁻⁻24 ग्राम, है ना? ग्राम में होता है ये भी। तो बताओ बहुत बड़ा है बहुत छोटा है? बहुत छोटा है। दिखने में लग रहा है ये 1.673, लेकिन ये भी तो देखो 10 की पावर माइनस में बनी हुई है, -24, मतलब 1/10 और उसमें कितनी जीरो? 24 जीरो। कितना कम है? विच लिख लो, विच इज टू स्मॉल, बहुत ही छोटा, विच इज टू स्मॉल, विच इज टू स्मॉल, है ना? अब लिखेंगे डेफिनेशन एटॉमिक मास की। अब लिखो डॉट बना के डेफिनेशन। समझ जाना किसकी डेफिनेशन लिखवा रहा हूं भाई, इस हेडिंग के अंदर लिखवा रहा हूं तो इसी की लिखवा रहा हूं ना। तो डेफिनेशन लिखो। तो मुझे बताओ एक सेपरेट एटम का मास निकालना तो बहुत मुश्किल काम है ना? एक सेपरेट एटम का मास निकालना तो बहुत मुश्किल काम है। इसलिए जो एटॉमिक मास हम निकालते हैं ना, वो एक सेपरेट एटॉमिक मास नहीं होता, वो एक तरीके से एवरेज होती है। एवरेज समझते हो? एवरेज का मतलब होता है कुछ कलेक्शंस की एवरेज, कुछ एटम्स की एवरेज, ठीक है? तो जनरली जो एटॉमिक मास हम निकालते हैं ना, वो इंडिविजुअल नहीं होता, वो सिर्फ एक क्या होती है? एक एवरेज होती है। एवरेज का मतलब सबका इकट्ठा करके, सारे एटम्स को इकट्ठा करके। और उसका कंपैरिजन पता है किससे करते हैं? कार्बन 12 से। अब तुम सोचोगे अगर हम हाइड्रोजन का एटॉमिक मास निकाल रहे हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास निकाल रहे हैं, क्लोरीन का एटॉमिक मास निकाल रहे हैं, गोल्ड का एटॉमिक मास निकाल रहे हैं, तो सबका कंपैरिजन कार्बन 12 से क्यों करते हैं? तो ध्यान रखना,
कार्बन 12 एक ऐसा एलिमेंट है जो लगभग सभी चीजों में पाया जाता है और ऑन एवरेज इसी से ही कंपैरिजन किया जाता है। डेफिनेशन ऐसी है, मैंने थोड़ी ना बनाई है। डेफिनेशन ये है एटॉमिक मास की कि एटॉमिक मास एक एवरेज, ध्यान से सुनो, देखो कितनी आसान डेफिनेशन है, बोर्ड पर फोकस होकर देखोगे तो अभी के अभी याद हो जाएगी बिना लिखे। लो मैंने मार्कर भी छोड़ दिया। एटॉमिक मास कहने का मतलब किसी भी एटम का एवरेज मास जिसको हम कंपेयर करते हैं कार्बन 12 से, जिसको हम कंपेयर करते हैं किससे, कार्बन 12 से। अब तुम पूछोगे कार्बन से ही क्यों कंपेयर कर रहे हैं, मरकरी से क्यों नहीं कर रहे? भाई मैंने थोड़ी ना बनाया है, कार्बन 12 से करते हैं और शुरू से उसी से ही करते आ रहे हैं, ठीक है। बेस्ट माना जाता होगा, एक वजह तो है कि लगभग सभी चीजों में कार्बन 12 मिलता है, इसलिए इससे कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। तो ये कोई एग्जैक्ट मास नहीं होता, ये सिर्फ एक एवरेज रिलेटिव मास होता है, एवरेज, है ना। अब लिखो डेफिनेशन, तो देखो कितनी आसान डेफिनेशन है, लिखो इट इज द एवरेज रिलेटिव मास, रिलेटिव बोर्ड पे लिखा हुआ है, इट इज द एवरेज रिलेटिव मास of its atom, it is the average relative mass, it is the average relative mass of its atom as compared with, किससे कंपेयर करते हैं भाई, बोर्ड पे लिखा हुआ है कंपेयर्ड, हमेशा किससे कंपेयर करते हैं, हर एटॉमिक मास की कार्बन 12 से। अब तुम पूछोगे क्यों, भाई मैंने थोड़ी ना क्रिएट करा है, एज कंपेयर्ड विद द मास ऑफ कार्बन 12, है ना। खैर वो बात नहीं कि मैंने क्रिएट नहीं करा है, दूसरी वजह ये है कि लगभग सभी चीजों में कार्बन इंक्लूडेड होता है और ये एक ऐसा आइसोटोप है जो लगभग सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। जब तुम 10th क्लास में पढ़ोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि कार्बन की क्या वैल्यू होती है, ठीक है। एज कंपेयर्ड विद द मास ऑफ कार्बन 12, ऐसे लिखना है ये C12, है ना, एज कंपेयर्ड विद द मास ऑफ कार्बन 12, मतलब कि C12, कार्बन 12 एज कंपेयर्ड with the mass of कार्बन 12,